तो शुरू करते हैं वाइज एंड अदरवाइज से एक और चैप्टर जिसका टाइटल है द नोबेल प्राइज। ये देखते हैं इसमें क्या क्या है। Recently I wrote a column about the century's greatest idea, the idea of non-violence, conceived by our own leader महात्मा गांधी। हाल ही में मैंने एक कॉलम लिखा है जो इस सदी का सबसे महान विचार है उसके बारे में, और वो विचार है नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का, कंसेप्ट बाय आवर ओन लीडर महात्मा गांधी, जिसे हमारे देश के अपने नेता महात्मा गांधी ने अपनाया और पूरी दुनिया को बताया। बाय फॉलोइंग द आइडियल ऑफ नॉन वायलेंस 3 people were awarded the Nobel Prize for Peace। इस आइडिया को अपना करके, इन नॉन वायलेंस को अपना करके 3 लोगों ने शांति का नोबेल पुरस्कार पाया। इस नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी के चलते 3 लोगों को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। दे वर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वो 3 लोग कौन है? इसमें से पहला नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दूसरा नाम है नेल्सन मंडेला, और तीसरा नाम है आन सान सू की ऑफ म्यांमार की आन सान सू की। मार्टिन लूथर किंग in particular, when he received the Nobel Prize at Oslo in Norway, described and praised Mahatma Gandhi and declared that he would follow the path of non-violence in the violent country of America। खास करके मार्टिन लूथर किंग जूनियर की बात कर रही हैं। वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने नोबेल प्राइज़ रिसीव किया था नॉर्वे के ओस्लो शहर में, तो उन्होंने अपनी स्पीच में महात्मा गांधी की बहुत तारीफ़ की और ये कहा कि उन्होंने नॉन वायलेंस को फॉलो करके ये उपलब्धि हासिल कर पाए। यानी कि वो ये कहना चाहते थे कि अमेरिका के जैसे एक वायलेंट कंट्री में उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस किया जैसा महात्मा गांधी ने किया था। आयरनिकली गांधी हिमसेल्फ नेवर रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़। ये सुधामूर्ति कह रहे हैं कि कितनी ये विरोधाभास है कि गांधी जी के सिद्धांतों पे चल कर के 3 लोगों ने शांति का नोबेल पुरस्कार पाया, लेकिन खुद गांधी जी को कभी शांति का या किसी तरह का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। When I wrote this article, one of the readers sarcastically wrote। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा तो उसके पढ़ने वालों में से एक व्यक्ति ने sarcastically यानी कि व्यंग्यात्मक रूप से ये बात लिखी। It was good that Mr. M.K. Gandhi did not get the Nobel Prize। उन्होंने लिखा व्यंग्यात्मक रूप से कि अच्छा हुआ कि महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। Because after all it was instituted by the Dynamite King। क्योंकि ये जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो डायनामाइट किंग के इंस्टीट्यूट से मिलता है। यानी कि अल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी जो एक विस्फोटक पदार्थ है। तो ये उस पाठक का राय था। What a wrong way to think of अल्फ्रेड नोबेल। अब सुधामूर्ति कहते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के बारे में सोचने का ये क्या गलत तरीका है। He probably was the first philanthropist who thought of the entire globe as his own village। सुधामूर्ति कह रहे हैं कि वो शायद पहले ऐसे व्यक्ति रहे होंगे, फिलांथ्रोपिस्ट यानी मानव प्रेमी, विश्व प्रेमी रहे होंगे, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपना गांव माना, अपना घर माना। He was truly an international man,
निश्चित रूप से वह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति थे, यानी कि पूरी दुनिया के लिए सोचने वाले और करने वाले व्यक्ति थे। एंड अर्ली एज अ सेंचुरी एगो, और ये बात जब इंटरनेशनल व्यक्ति मैं कह रही हूँ, सुधा मूर्ति के अनुसार कह रही है कि मैं उनको इंटरनेशनल व्यक्ति कह रही हूँ तब जब लगभग 1 सेंचुरी पहले उन्होंने ऐसा किया। यानी उस समय इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं था लोगों के दिमाग में, तब उन्होंने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज़ जैसे चीज़ को शुरू करने की सोची। इन 1896 when he wrote his will, he probably would never have dreamed that he was creating a new idea of philanthropy। यानी कि 1896 में जब वो अपनी वसीयत लिख रहे होंगे या उन्होंने जब लिखी तो उन्होंने शायद ही ये सोचा होगा, या हाँ शायद ही वो सोचे होंगे या उनकी कल्पनाओं में आया होगा कि वो एक फिलांथ्रोपी के, यानी कि इस तरह से लोगों की सेवा करने का एक नया तरीका वो निकाल रहे हैं। द रेसिपेंट्स ऑफ हिज अवार्ड आर इंटरनेशनल, जो रेसिपेंट्स ऑफ हिज अवार्ड, जो उनके द्वारा शुरू किए गए इस नोबेल प्राइज़ के जो अवार्ड को रिसीव करने वाले लोग हैं, आर इंटरनेशनल, वो सब अलग अलग देशों से होते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। इंसिडेंटली 700 Nobel prizes have been given in the last 100 years, यानी कि इस पिछले 100 साल में ये 700 नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। पिछले 100 सालों में 700 नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। नोबेल नेवर गिव अवे एनी ऑफ दीज प्राइजेस इन हिज लाइफ टाइम। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनके नाम से ये पुरस्कार है, जिन्होंने ये शुरू किया था, वो अपने जीवन काल में अपने जीते जी कोई प्राइज़ नहीं दे पाए थे किसी को। दो द विल वॉज रिटन इन 1896, द फर्स्ट प्राइज़ वेयर गिवन ओनली इन 1901। यानी कि जो उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी, इस पुरस्कार को शुरू करने की बात की थी, वो 1896 में उन्होंने किया था, लेकिन पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में ही दिया जा सका, इसके पहले नहीं दिया जा सका। वेरी फ्यू स्वीडिश हैव रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। और अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के थे, तो ये कह रहे हैं कि बहुत कम स्वीडन के नागरिक हैं, स्वीडिश मतलब स्वीडन के सिटीजन्स, बहुत कम लोग हैं जो स्वीडन से हैं और उन्होंने नोबेल प्राइज़ पाया है। यानी मैक्सिमम लोग बाहर के देशों के हैं जो उनके अपने देश के नहीं हैं। बट द पीपल हु रिसीव देम आर बाय एंड लार्ज रेस्पेक्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन जो लोग इस नोबेल प्राइज़ को रिसीव करते हैं, जिनको दिया जाता है, वो आम तौर पे बाय एंड लार्ज जनरली, यानी आम तौर पे वो पूरी दुनिया में उनका सम्मान होता है। ए रीडर्स क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रेट अबाउट नोबेल, प्रॉम्प्टेड मी टू राइट अबाउट द नोबेल प्राइज़। कह रहे हैं कि मैं नोबेल प्राइज़ के बारे में आर्टिकल मैंने लिखा ही क्यों। रीजन बता रहे हैं कि एक कोई रीडर का क्वेश्चन था, किसी पाठक का एक सवाल था कि व्हाट इज़ ग्रेट अबाउट नोबेल, नोबेल के बारे में ऐसा क्या है जो बहुत महान है। इस सवाल ने मुझे नोबेल प्राइज़ के लिखने के लिए मजबूर किया। Why did Nobel give away all his property, approximately $3 million in those days, to charity? अब कह रही है कि नोबेल जो थे, यानी अल्फ्रेड नोबेल जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने मरने के पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी, जो लगभग उस समय $3 मिलियन थी, उसको चैरिटी में क्यों दे दिया, दान में क्यों दे दिया उसको। He could have give him vast estate to his relatives or to a religious society or to his countrymen,
वो चाहते तो अपनी इस संपत्ति को, इतनी बड़ी संपत्ति को किसी रिश्तेदार को दे सकते थे, किसी धार्मिक संस्था को दे सकते थे, या अपने देशवासियों को दे सकते थे। What made him institute prizes for literature, peace, physics, chemistry and medicine? ऐसी कौन सी बात थी जिसने उनको इतने सारे क्षेत्रों में, जैसे कि साहित्य में, शांति में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मेडिसिन में, उन्होंने प्राइजेस शुरू करने की सोची। He might have earned money from dynamite, but that doesn't mean he was fond of war. ये हो सकता है कि उन्होंने जो पैसा कमाया, इतना सारा पैसा उन्होंने जो बनाया था, वो डायनामाइट को बेच करके बनाया था, यानी डायनामाइट की कमाई थी वो, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी जो एक विस्फोटक होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो युद्ध चाहते थे, यानी डायनामाइट का इस्तेमाल शांति के काम में भी हो सकता है। किसी टनल को बनाने के लिए पहाड़ तोड़ना, रास्ता बनाने के लिए पत्थर तोड़ना, इसके लिए भी हो सकता था। A knife is very essential in the kitchen. एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि किचन में चाकू बहुत ज़रूरी चीज़ है, उसके बिना किचन का काम नहीं हो सकता। But it can also be a horrible weapon that can take life. लेकिन वही चाकू एक ऐसा औजार भी हो सकता है जो किसी की जान ले सकता है। तो ये एक्चुअली वो कहना ये चाहती हैं कि कोई चीज़ अच्छी या बुरी हमारे इस्तेमाल के द्वारा होती है, हम उसका इस्तेमाल किस पर्पज से कर रहे हैं। अगर अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाया तो उसका गलत इस्तेमाल दूसरे लोगों ने किया। उन्होंने ये सोच कर तो नहीं बनाया था कि इसे दूसरों का घर तोड़ेंगे। तो ये उनके कहने का पर्पज है। इट डिपेंड्स ऑन हु विल्ड्स इट। एक्चुअली कह रहे हैं कि कोई चीज़ उपयोगी है या विनाशक है, इस पे डिपेंड ये करता है कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस मानसिकता से कर रहा है। वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका आर वेरी ग्रेटफुल टू नोबेल बिकॉज ही इन्वेंटेड डायनामाइट। यानी कि वेस्टर्न यूरोप का पश्चिमी हिस्सा और अमेरिका के लोग नोबेल के प्रति बहुत ग्रेटफुल हैं, कृतज्ञ हैं, उनके एहसानमंद हैं कि उन्होंने डायनामाइट जैसा चीज़ उनको दिया। डायनामाइट हेल्प बिल्ड द रेलवेज बाय कटिंग थ्रू माउंटेन्स एंड मेकिंग टनल्स। डायनामाइट मदद करता है पहाड़ों को काट करके उसमें टनल बनाने, रेल के रास्ता बनाने इत्यादि में। रेलवे कनेक्ट पीपुल, और रेलवे जो है वो लोगों को जोड़ता है। बट इफ़ समबडी यूज द रेलवे फॉर वार इट वॉज नॉट नोबेल्स फॉल्ट। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कोई देश उस रेलवे लाइन जो डायनामाइट के प्रयोग से बना हुआ है उसका उपयोग अगर युद्ध के लिए करता है तो इसके लिए नोबेल दोषी नहीं है जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। It seems Nobel never liked propaganda or any publicity. ऐसा लगता है कि नोबेल को कोई प्रोपेगेंडा कभी पसंद नहीं था, यानी कि बिना मतलब का सूचनाओं को या गलत सूचनाओं का प्रचार प्रसार करना, या बहुत पब्लिसिटी उनको पसंद नहीं थी। वेरी फ्यू फोटोग्राफ्स ऑफ हिम कैन बी सीन इन द नोबेल म्यूजियम। कह रही कि आज नोबेल म्यूजियम जो बना हुआ है उसमें बहुत कम फोटोग्राफ्स उनके देखने को मिलते हैं। ही वॉज अ ग्रेट अचीवर। वो बहुत ग्रेट अचीवर थे, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल करने वाले महान व्यक्ति थे। वॉट एवर ही डिड वेल। उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत अच्छे से किया। बट इट बिजनेस ऑफ आर फिलांथ्रोपी, बी इट बिजनेस और फिलांथ्रोपी। कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया बड़े अच्छे से किया, चाहे वो उन्होंने बिजनेस किया, चाहे उन्होंने फिलांथ्रोपी की यानी कि मानव सेवा की, ये दोनों ही काम जब किया तो उन्होंने बड़े अच्छे से किया। नोबेल एज अ पर्सन वाज शाई एंड अ पीस लवर। व्यक्तिगत रूप से जो नोबेल थे वो
व्यक्तिगत रूप से बड़े शर्मीले और शांति प्रिय व्यक्ति थे। दिस इज एविडेंट इन हिज विल, और ये बात उनकी वसीयत से बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ही क्लियरली राइट्स, वह बिल्कुल साफ साफ लिखते हैं अपनी वसीयत में, एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस शुड बी रिस्पेक्टेड एंड अवॉर्डेड। वो लिखते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए कोई भी अगर चीज़ अच्छी है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, सो दैट a person will not have any financial difficulties in achieving his goals, ताकि कोई भी मनुष्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई न महसूस करे। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अच्छा कर रहा है जो मानवता के लिए अच्छा है, मनुष्यों की ज़िंदगी के लिए अच्छा है, तो उसे अवार्ड, उसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए, उसको अवार्ड दिया जाना चाहिए, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस ना करे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वेरी फ्यू वुमेन हैव बीन अवार्डेड द नोबेल प्राइज, पर्टिकुलरली इन साइंस। यानी कि ये नोट करने की बात है कि बहुत कम महिलाओं को नोबेल प्राइज़ मिला है, और ख़ास करके साइंस के क्षेत्र में। द रीज़न इज़ दैट वेरी फ्यू कंट्रीज एनकरेजेस वुमेन्स एजुकेशन। इसके पीछे कारण यह है कि बहुत कम देश ऐसे हैं जो महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम अमेरिकन्स एंड यूरोपियंस हैव वोन द अवार्ड। अधिकांश समय तक तो ये देखा गया कि सारे जो नोबेल प्राइज़ विनर होते थे वो अमेरिका से होते थे या तो यूरोप से होते थे। द रीजन इज़ द एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिसर्च इन साइंस एंड दैट एग्जिस्ट इन दीज कंट्रीज। इसके पीछे रीज़न ये था कि इन देशों में रिसर्च के लिए, साइंस पे रिसर्च के लिए बहुत महंगे महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बहुत महंगी सुविधाएं उनको उपलब्ध हैं। यानी उनको रिसर्च का माहौल और रिसर्च के लिए सुविधाएं बहुत अच्छे से इन देशों में मिल जाती हैं लोगों को, इसलिए नोबेल प्राइज़ भी अक्सर उन्हीं देशों के लोगों को मिलता था। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नोबेल प्राइज़ बी अवार्डेड इन द स्पेसिफिक फील्ड एवरी ईयर। अब नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ बता रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल हर फील्ड में दिया ही जाए। If the Nobel Committee does not find the right candidate one year, then the Nobel Prize in that field is not awarded. अगर नोबेल प्राइज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कमेटी ये देखती है कि उस साल उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए कोई भी व्यक्ति सही नहीं है, तो उस साल उस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर साल नोबेल प्राइज़ किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में दिया ही जाए, सही व्यक्ति का मिलना ज़रूरी है। अगर नहीं मिलेगा सही व्यक्ति तो उस साल उस क्षेत्र में कम से कम नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि शांति के क्षेत्र में है, दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा जिसने बहुत अच्छा काम किया हो, तो उस साल शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये इनके कहने का मतलब है। जीन पॉल सार्टे, a famous French writer, rejected the Nobel Prize। जीन पॉल सार्टे नाम के एक मशहूर फ्रेंच राइटर हैं, यानी फ्रांस के रहने वाले राइटर हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज़ लेने से मना कर दिया। मैडम क्यूरी वाज अवार्डेड इट्स ट्वाइस। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। हर डॉटर, उनकी बेटी इरीन रिसीव्ड इट वंस। उनकी बेटी इरीन को 1 बार नोबेल प्राइज़ मिला इन केमिस्ट्री, एंड अनदर डॉटर ईवा रिप्रेजेंटिंग यूनेस्को आल्सो रिसीव्ड दिस अवार्ड। यानी मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, उनकी बेटी इरीन को केमिस्ट्री के लिए मिला, और उनकी एक दूसरी बेटी जिसका नाम ईवा है जो यूनेस्को को रिप्रेजेंट करती थी, यानी यूनेस्को की एजेंट थी, मेंबर थी, उसको भी अवार्ड मिला। Probably this is the
only case in history where all members of the same family received the award। यानी कि इकलौता ऐसा केस है कि एक परिवार के लगभग सभी सदस्य को नोबेल प्राइज़ मिला हो। नोबेल सोड द सीड ऑफ हेल्पिंग मैनकाइंड। नोबेल ने मनुष्यों की सेवा करने वाले इस संस्था का बीजारोपण किया था, इसकी नींव रखी थी। देन इन द अर्ली पार्ट ऑफ 1910 रॉकफेलर एंड लेटर फोर्ड स्टार्टेड देयर फाउंडेशंस। यानी सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल ने इस तरह के पुरस्कार देने की शुरुआत की, इसकी बीज रखी, नींव रखी। उसके बाद इन अर्ली पार्ट ऑफ 1910 के शुरुआती हिस्से में रॉकफेलर ने इस तरह के फाउंडेशन बनाए जो पुरस्कार देता है। बाद में फिर फोर्ड, जो हेनरी फोर्ड कहा जाता है, उन्होंने भी एक फाउंडेशन स्टार्ट किया इस तरह के पुरस्कार देने के लिए। टुडे देयर आर मेनी प्राइजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। आज दुनिया में अलग अलग कामों के लिए, ढेर सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। बट नोबेल रिमेन्स एज स्ट्रॉन्ग एज द हिमालय in his deed and symbolizes the love for peace and mankind। लेकिन जो नोबेल पुरस्कार है आज भी हिमालय की तरह मजबूती से खड़ा है अपने कार्यों में, और ये सिम्बोलाइजेस लव फॉर पीस एंड मैनकाइंड। और ये नोबेल पुरस्कार एक प्रतीक है पूरी दुनिया में प्यार और शांति और मानवता का। यानी कि प्यार, शांति और मानवता के लिए काम करने वालों को और अपने क्षेत्र के अच्छे लोगों को जो मानवता के लिए अच्छे काम कर रहे हों, उनके लिए ये उनको पुरस्कार देकर एक प्रतीक बना हुआ है पूरी दुनिया में अच्छाई को प्रमोट करने वाला। तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।